हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्लास 12th बीएसटी अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोगों का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है पूर्ति का नियम। और ये वन शॉट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग पूर्ति के नियम को पूरे डिटेल में कंप्लीट करेंगे। हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि हम आप लोगों का पूरे क्लास 12 का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का जो दो पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उन सारे चैप्टर्स का आपका वन शॉट वीडियो आएगा। और सबसे पहले हम प्रॉमिस किए थे कि सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग खत्म करेंगे, जिसमें हम लोग जीरो टू हीरो सीरीज स्टार्ट किए हैं 30 डेज का। तो आज उसका डे 10 है और इस वीडियो में हम लोग पूर्ति के नियम को वन शॉट वीडियो में खत्म करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोगों का व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसमें इससे पहले के जो टोटल 9 चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर का वन शॉट वीडियो अपलोडेड है। अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लेना। आप चाहे झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों ही स्ट्रीम में से कोई भी स्ट्रीम है आपका, अगर आपका इकोनॉमिक्स है जिसमें आपको बीएसटी अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो हम जितना भी वन शॉट वीडियो डाले हैं उसको पढ़ लो। जो भी एमसीक्यू करवाए हैं उसको कर लो। इतना कर लेने से 100% आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और सेपरेटली हिंदी और इंग्लिश वालों का सेपरेटली अलग अलग वीडियो आ रहा है। और हम लोग का बीएसटी अर्थशास्त्र के ऊपर और 2 वीडियो आएगा, ठीक है। इसके बाद जो 2 वीडियो आएगा वो बाजार के ऊपर होगा। इसके बाद पूरा का पूरा हम लोग का बीएसटी अर्थशास्त्र यानी 50 नंबर का सिलेबस हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इस चैप्टर को हम लोग पूर्ति का नियम को डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से खत्म करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है। बस नॉर्मल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। बस कुछ कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना है, जिससे हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर का सब्जेक्ट क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्लास 12 का पार्ट 10 है। नाम है पूर्ति एवं पूर्ति का नियम। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भाई पूर्ति क्या होता है। इसके बाद ना हम लोग पूर्ति का नियम के बारे में जानेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब समझो पूर्ति का नियम क्या है। पूर्ति का मतलब, पूर्ति क्या होता है? पूर्ति का मतलब होता है एक्चुअल में सप्लाई करना। पूर्ति का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का सप्लाई करना कहलाता है पूर्ति। सप्लाई करना या फुलफिलमेंट, ये कहलाता है सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है जब कभी भी कोई भी उत्पादक यानी कोई भी प्रोड्यूसर जब कभी भी कोई सामान को बनाता है और उस सामान को बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराता है, तो वो सामान उसका पूर्ति कहलाता है। देखो, हम एकदम 2 चीज पहले आपको समझा दे रहे हैं, एक पूर्ति क्या होता है और एक स्टॉक क्या होता है। सपोज कर लो हम कोई सामान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सामान। सपोज कर लो कि अगर हम आपको ये बोले कि हम ना सपोज कर लो कि हम मोबाइल फोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोबाइल फोन। अब ध्यान से समझना, हम क्या किए? 1000 मोबाइल फोन बनाए। कितना मोबाइल फोन बनाए? 1000। और इस 1000 मोबाइल फोन में से 800 मोबाइल फोन बेचने के लिए बाजार में भेज दिए। हम टोटल मोबाइल फोन कितना बनाए? 1000 गो। 1000 में से 800 मोबाइल फोन हम बाजार में बेचने के लिए भेज दिए और अपने पास हम 200 मोबाइल फोन रख लिए। तो जो भी सामान हम बाजार में बेचने के लिए भेजे हैं, वस्तु की वह मात्रा जो किसी बाजार में विक्रय के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है, हम जो 800 मोबाइल फोन जो बाजार में भेजे हैं, बेचने के लिए भेजे हैं, तो ये मेरा कहलाता है पूर्ति। ये जो हम 800 मोबाइल फोन भेजे, ये कहलाता है पूर्ति, या इसी को हम लोग बोलते हैं आपूर्ति। कई बार ये पूर्ति लिखा हुआ रहेगा तो कई बार ये आपूर्ति लिखे रहेगा। और अपने पास हम जो 200 मोबाइल फोन रख लिए हैं, ये 200 मोबाइल फोन मेरे लिए कहलाता है स्टॉक। क्या कहलाता है? स्टॉक। बहुत सारे स्टूडेंट को बार बार कंफ्यूजन होता है कि सर पूर्ति और स्टॉक में क्या फर्क है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि पूर्ति किसी वस्तु का वह मात्रा होता है जो बाजार में विक्रय के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है, और स्टॉक जो है वस्तु का वह मात्रा होता है जो एक उत्पादक विक्रय के लिए अपने पास रखता है। हम जो टोटल 1000 मोबाइल फोन बनाए, ये मेरा कहलाता है उत्पाद या उत्पादन। तो इस उत्पादन का जितना सामान हम बाजार में बेचने के लिए भेजे हैं, वो सामान कहलाता है पूर्ति। और जो सामान अपने पास रख लिए हैं, वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है, ठीक है। कई बार पूर्ति को पूर्ति तो कई बार पूर्ति को आपूर्ति के नाम से लिखा जाता है। आई मेरी बात समझ में? वही चीज बोल रहे हैं, किसी वस्तु की वह मात्रा जो बाजार में किसी निश्चित समय एवं किसी निश्चित कीमत पर बेचने के लिए उपलब्ध कराई जाती है, पूर्ति कहलाती है। इसे साधारण शब्दों में आपूर्ति भी कहा जाता है। आया समझ में? वस्तु का वह मात्रा जो विक्रय के उद्देश्य से बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा, पूर्ति कहलाएगा, ठीक है। हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि भाई स्टॉक क्या होता है। तो हम अभी बताए ना, स्टॉक का मतलब होता है कि वस्तु का वह मात्रा जो एक उत्पादक अपने पास रखता है पूर्ति के उद्देश्य से
विक्रय के उद्देश्य से जो सामान रख लिया है वो होता है स्टॉक। ठीक है, किसी वस्तु की वह मात्रा जो किसी उत्पादक के पास बिक्री के लिए उपलब्ध रहती है स्टॉक कहलाती है। वस्तु की वह मात्रा जो एक उत्पादक अपने पास विक्रय के उद्देश्य से रखता है उसे ही स्टॉक कहा जाता है। जैसे कि देखो हम आप लोगों को बताते हैं, मेरा एक दोस्त है जो आपका कपड़े का व्यापार करता है। किसका व्यापार करता है? कपड़ों का, कपड़ा बेचता है। अब ध्यान से समझना, वो अपने पास जो कपड़ा रखता है, अपने दुकान में जो कपड़ा रखा हुआ है, जब हम लोग उसका दुकान जाते हैं तो दुकान में बहुत सारा सामान रखाया हुआ रहता है, बहुत सारा कपड़ा अलग अलग साइज का रखाया रहता है। तो वो जो भी सामान रखाया है वो कहलाता है उसका स्टॉक, जो रखा हुआ है। पूर्ति का मतलब होता है उसका एक जगह दुकान है और उसका दो अलग अलग जगहों, 2 या 3 अलग अलग जगह में भी दुकान है, तो वो सारा दुकान को इसी दुकान से वो सामान भेजने का काम करता है। तो जो कपड़ा उन दुकानों को भेज रहा है वो कहलाता है पूर्ति, और जो सामान वो अपने पास रखा है, जितना कपड़ा अपने पास रखा है वो कहलाता है स्टॉक। है समझ में? ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपसे। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कर लिया जाए भाई कि पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर होता है। तो हम यहाँ लिख दिए हैं हेडिंग में, देखो पूर्ति एवं स्टॉक में क्या अंतर होता है। पूर्ति एवं स्टॉक में निम्नलिखित प्रमुख अंतर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले लिखे यहाँ पे अंतर का आधार है, अर्थ है, पूर्ति है, स्टॉक। तो पूर्ति का मतलब हम अभी अर्थ आप लोगों को समझाए थे ना, विक्रय के उद्देश्य से वस्तु बाजार में उपलब्ध कराया जाता है, पूर्ति होता है। विक्रय के उद्देश्य से वस्तु अपने पास रखा जाता है, किसके पास? अपने पास रखा जाता है, वो स्टॉक होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट समय बोला गया है। जो पूर्ति होता है इस समय के आधार पर मापा जाता है। याद रखना, पूर्ति को जो है समय के आधार पर मापा जाता है, यानी जब कभी भी आप बाजार में किसी वस्तु को पूरा करोगे, पूर्ति करोगे, तो वो एक निश्चित समय में होना चाहिए। जबकि स्टॉक का ऐसा जरूरी नहीं है। स्टॉक में समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जब तक आपका वो सामान नहीं बिक रहा है तब तक आप उस सामान को अपने पास रख सकते हो, स्टॉक को। ठीक है, पूर्ति को एक निश्चित समय में करना होगा। जैसे सपोज कर लो कि अभी ठंडा का दिन आ रहा है, तो ठंडा का दिनों में किस चीज का ज्यादा बिक्री होगा? स्वेटर हो गया, ऊन वाला कपड़ा हो गया, शॉल हो गया, मफलर हो गया, टोपी हो गया, ये सब ज्यादा अभी बिकेगा। तो ये सारा सामान इसी दौरान ही उत्पादक को बाजार में पूर्ति कराना होगा। इसीलिए बोला जाता है कि पूर्ति में निश्चित समय में पूर्ति करना जरूरी है। लेकिन स्टॉक क्या है भाई? बिका तो बिका, नहीं बिका तो उसको अगले साल के लिए फिर रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद निर्भर, किसी वस्तु की पूर्ति उसके स्टॉक पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही, कौन कितना ज्यादा वो बाजार में माल को पूरा कर सकता है वो उसके स्टॉक पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्टॉक रखा हुआ होगा उतना ज्यादा पूर्ति करेगा। किसी वस्तु का स्टॉक उत्पादन के आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही, स्टॉक रखना किस पे डिपेंड करता है? उत्पादन पे। हम जितना सामान ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा हम स्टॉक करके रख सकते हैं। ठीक है, कारक, किसी वस्तु की पूर्ति उसकी कीमत पर निर्भर करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। कोई भी वस्तु का पूर्ति किस पे निर्भर करेगा? वस्तु का कीमत पे निर्भर करेगा। जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो पूर्ति को बढ़ा दिया जाता है, जब किसी वस्तु का कीमत घटता है तो पूर्ति को घटा दिया जाता है। ये पूर्ति का नियम है जो आगे हम आपको समझाएंगे। आगे बोल रहा है किसी वस्तु की पूर्ति उत्पादन के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो आपके पूर्ति को प्रभावित करेगा। कौन कौन सा ऐसा चीज है जिससे हम लोगों का पूर्ति या तो बढ़ जाएगा या पूर्ति घट जाएगा या पूर्ति में परिवर्तन आएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ देता है। ऐसे पूछ देता है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, किसी उत्पादक के पूर्ति के घटकों को बताइए, किसी वस्तु में पूर्ति के निर्धारक घटकों को बताइए। इसका मतलब वो एक ही चीज पूछ रहा है कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो आपके पूर्ति को प्रभावित करता है। तो देखो, किसी वस्तु के पूर्ति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख घटक होते हैं। प्रभावित करने का मतलब है कि या तो आपका पूर्ति बढ़ जाएगा या आपका पूर्ति घट जाएगा। आप जो सामान बना के बाजार में पूर्ति करवा रहे हो, आपका आपूर्ति या आपका पूर्ति या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो भाई कैसे घटेगा? वस्तु की कीमत, नॉर्मली वस्तु का कीमत प्रभावित करेगा। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत, जो भी स्थानापन्न वस्तु होता है उसका कीमत प्रभावित करेगा। उत्पादक के साधनों की कीमत, साधन का मतलब होता है सामान बनाने में आप जो भी चीज लगाए हो उसका कीमत
तकनीकी स्तर, आप किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। अगर आप मान लो पहले सामान बनाने के लिए श्रम प्रधान तकनीक को अपनाते थे तो पूंजी तो आपका उत्पादन कम होता था। जैसे ही आप पूंजी प्रधान तकनीक यानी कि मशीनों को लगा के उत्पादन किए तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। बाजार में फार्मों की संख्या, अगर बाजार में फार्मों की संख्या कम है तो पूर्ति कम होगा। अगर बाजार में फार्मों की संख्या यानी विक्रेताओं की संख्या अधिक है तो पूर्ति अधिक होगा। फार्म का जो उद्देश्य है उस हिसाब से पूर्ति प्रभावित होगा। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, अगर भविष्य में लगता है कि आने वाले समय में किसी वस्तु का कीमत सस्ता हो जाएगा तो पूर्ति अभी से बढ़ा देगा। अगर ऐसा लगेगा कि आने वाले समय में कीमत और बढ़ेगा तो पूर्ति को कम कर दिया जाएगा। और सरकारी नीति भी बहुत हद तक पूर्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि सरकार का जो नियम कानून होता है उससे पूर्ति बहुत ज्यादा मेरा प्रभावित होता है। तो ये प्रमुख 8 घटक हैं, 8 निर्धारक घटक हैं जिसके अंतर्गत किसी भी उत्पाद का या किसी भी वस्तु का पूर्ति निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम में पूछा है कई बार। अब आते हैं पूर्ति फलन क्या होता है। अब देखो, फलन का मतलब हम हमेशा बताते हैं संबंध। फलन का मतलब हमेशा क्या बताते हैं? फलन का मतलब बताते हैं हम हमेशा संबंध। इसको हमेशा याद रखना। फलन का मतलब होता है किसी चीज में संबंध बताना। तो पूर्ति फलन पूर्ति और किसके बीच संबंध बताएगा? तो किसी वस्तु की पूर्ति एवं उसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को ही पूर्ति कहा जाता है, पूर्ति फलन कहा जाता है। देखो पूर्ति फलन क्या है समझना। ये हम लोग किसी भी वस्तु का पूर्ति, किसी भी वस्तु का पूर्ति और ये पूर्ति को प्रभावित करने वाले ये जितने भी घटक हैं, इन दोनों के बीच संबंध को, इन दोनों के बीच किसको? संबंध को ही क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ति फलन। समझ में आया? किसी भी वस्तु की पूर्ति एवं उसके निर्धारक घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को ही पूर्ति फलन कहा जाता है समझ में? चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब कुछ कुछ और छोटा छोटा चीज हम लोगों को जानना है। व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति क्या होता है? व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति ध्यान से समझना। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिए, ठीक। अब देखो बाजार पूर्ति का मतलब क्या होता है? जब कोई एक उत्पादक या एक फार्म जब वस्तु की पूर्ति कराता है, यानी मान लो कि एक आदमी या एक उत्पादक, सपोज कर लो हम ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी है ए लिमिटेड। एक कंपनी क्या है? ए लिमिटेड। ये जितना बाजार में वस्तुओं को पूर्ति करवा रहा है, एक उत्पादक के बारे में पढ़ रहे हैं। एक उत्पादक है ए लिमिटेड, वो बाजार में जितने भी वस्तुओं को पूरा करा रहा है, एक उत्पादक है, एक फार्म है, तो उसके द्वारा जो भी पूर्ति कराया जाएगा उसको बोलेंगे व्यक्तिगत पूर्ति। एक फार्म एक उत्पादक द्वारा पूर्ति। और बाजार पूर्ति क्या होता है कि एक जगह पे, एक बाजार पे जितने भी उत्पादक हैं, एक बाजार में जितने भी फार्म हैं, उन सबके द्वारा जो पूर्ति होगा वो कहलाता है आपका बाजार पूर्ति। देखो समझाते हैं। अगर हम बोलेंगे एक कंपनी है जो सपोज कर लो बाजार में 10,000 गुड्स का सप्लाई करता है। सपोज कर लो कितना कपड़ा का सप्लाई कर रहा है? 10,000 कपड़ा का सप्लाई कर रहा है। तो ये सिर्फ ए का पूर्ति है, तो ये कहलाएगा व्यक्तिगत पूर्ति। वहीं अगर हम बात करें कंपनी ए और कंपनी बी और सपोज कर लो कंपनी सी, 3 कंपनी है, ये तीनों कंपनी का मिला के जो पूर्ति होगा, इन तीनों कंपनी का मिला के जो पूर्ति होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाजार पूर्ति बोलेंगे। ठीक है मेरा बात समझ में? ठीक, चलो कुछ कुछ चीज और जानना है। पूर्ति वक्र क्या होता है? ध्यान से समझना, पूर्ति वक्र क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, वक्र का मतलब होता है कर्व। तो पूर्ति वक्र बेसिकली एक ऐसा वक्र होता है जो ये बताता है कि वस्तुओं की पूर्ति किस तरीके से की जा रही है, यानी वस्तुओं की पूर्ति के मात्राओं के बीच संबंध बताता है हम लोगों का पूर्ति वक्र। अमूमन एक जो पूर्ति वक्र होता है वो इस तरीके से बढ़ता है, जैसे जैसे वस्तु का कीमत बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पूर्ति भी जो है वो बढ़ते जाएगा। एस सप्लाई बोला जाता है इसको। इस वक्र को हम लोग बोलते हैं पूर्ति वक्र। अभी हम आगे समझाएंगे। ठीक है। पूर्ति तालिका क्या होता है? तालिका मतलब होता है टेबल। एक टेबल जो ये बताएगा कि एक निश्चित समय में कैसे कैसे कीमत के बढ़ने से कैसे कैसे उसका पूर्ति बढ़ा है, उसी को बोलते हैं पूर्ति तालिका। जैसे देखो पूर्ति तालिका अगर बात करें तो सपोज कर लो हम यहाँ एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ मान लो किसी भी गुड्स का प्राइस रख रहे हैं और यहाँ उसका सप्लाई रख रहे हैं। सपोज कर लो प्राइस 1 2 3 4 5 हो गया और सप्लाई भी उसी के हिसाब से बढ़ने लगा। सपोज 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। तो ये जो टेबल है जो हमको ये बताएगा कि किस तरह से कीमत में परिवर्तन होने से उसके पूर्ति में कैसा परिवर्तन आया। तो इसी टेबल को हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्ति तालिका। और इसी तालिका को जिस ग्राफ का सहायता से दिखाएंगे, ये जो वक्र बनेगा, ग्राफ बनेगा, वही मेरा कहलाता है पूर्ति वक्र।
और आगे दिखाएंगे बना के, ठीक है। चलो हो गया। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में गुरुजी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई साहब पूर्ति का नियम क्या होता है। ये एग्जाम में पूछता है, अच्छा से स्क्रीनशॉट लो, और हम एकदम आसान शब्दों में लिखवाए हैं, इसको आप एक बार पढ़ लोगे, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। अब पूर्ति का नियम क्या होता है, सिंपल सा बात है, याद रखना। पूर्ति का नियम किसी वस्तु की कीमत और उसके मात्रा के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। धनात्मक संबंध का मतलब अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ा दी जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटा दी जाती है। हम अपने आप को एक उत्पादक समझते हैं। सपोज कर लो हम कोई सामान को बनाए हैं, हम क्या किए हैं, कोई सामान को बनाए हैं। सपोज कर लो हम एक पेन को बनाए हैं, सपोज कर लो ये पेन जो है, ये पेन हम बनाए। अब मान लो इस पेन का कीमत बाजार में 3 रुपया है, कल को इस पेन का कीमत 4 रुपया हो गया, कीमत कितना है 3 रुपया, कल को इस पेन का कीमत सपोज 5 रुपया हो गया, कीमत बढ़ गया। अगर कीमत बढ़ गया है तो हमको लाभ कमाना है, तो लाभ कमाने के लिए हम ज्यादा वस्तुओं को क्या करेंगे, पूर्ति करवाएंगे। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक द्वारा उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ा दी जाती है। दूसरी ओर अगर इस वस्तु का कीमत घट जाएगा, इस वस्तु का कीमत घट जाएगा तो हम पूर्ति नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है अगर कीमत घट गया है और हम पूर्ति करेंगे तो हमको तो लॉस होगा। तो उस समय में अगर कीमत घट गया तो हम मेरा पूर्ति भी क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। यानी पूर्ति का नियम किसी वस्तु की पूर्ति और उसके कीमत के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। अगर पूर्ति बढ़ेगा, अगर कीमत बढ़ेगा तो उत्पादक लाभ कमाने के लिए पूर्ति भी बढ़ा देगा, और अगर कीमत घटेगा तो उत्पादक घाटा ना हो इस वजह से पूर्ति भी घटा देगा। यानी पूर्ति पूर्ण रूप से वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। कीमत बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगा, कीमत घटेगा, पूर्ति घटेगा। मांग का नियम इसका उल्टा था। मांग का नियम में क्या होता था, अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ता था तो मांग घट जाता था, अगर कीमत घटता था तो मांग बढ़ जाता था। इसीलिए वस्तु का कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध को बताया जाता है, जबकि पूर्ति का नियम धनात्मक संबंध को बताता है। पूर्ति बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगा, कीमत घटेगा, पूर्ति घटेगा। आया समझ में। देखो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, पूर्ति का नियम पूर्ति का नियम कीमत एवं पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ा दी जाती है। दूसरी ओर जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। यही कारण है कि पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता है। बाएं से दाएं ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है, हम अभी इसको आप लोगों को आगे बना के दिखाएंगे टेबल में, ग्राफ में। आगे बोल रहा है साधारणता, यानी साधारण शब्दों में कहें तो कोई भी उत्पादक अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं की पूर्ति करता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे पूर्ति की मात्राओं में भी वृद्धि होती जाती है, तथा जैसे जैसे वस्तु की कीमतें कम होती जाती है उसकी पूर्ति की मात्राओं में भी कमी हो जाती है। यानी फॉर्मूला होता है वस्तु की पूर्ति बराबर वस्तु की कीमत, यानी कि सप्लाई बराबर प्राइस, और ये एफ का मतलब होता है फैक्टर, यानी वस्तु की पूर्ति पूर्ण रूप से उसके कीमत पर निर्भर करती है। ठीक है, चलो आगे। अब देखो इस चीज को एक टेबल की सहायता से अभी हम बताएंगे, ध्यान से समझना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, एकदम अच्छा से समझना। हम यहाँ एक वस्तु ले लिए हैं एक्स और उसका कीमत है, ये देखो ये क्या है, ये पूर्ति तालिका है, ठीक है। एक्स है, देखो कीमत है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। देखो कीमत बढ़ा तो कीमत बढ़ने के साथ साथ देखो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ाए। जब कीमत 1 रुपया था तो 4 के बराबर पूर्ति करते थे, यानी 4 पीस सप्लाई करते थे। जब कीमत 2 रुपया हो गया तो सप्लाई बढ़ के 8 हो गया, कीमत 3 रुपया हो गया तो सप्लाई 12 हो गया, कीमत 4 रुपया हो गया तो सप्लाई 16, कीमत 5 हो गया तो सप्लाई 20। देखो आपको जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करना है आप कर देना, बस याद क्या रखना, याद ये रखना कि जैसे जैसे वस्तु का कीमत बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पूर्ति भी बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसी को हम लोग एक ग्राफ का सहायता से दिखाएंगे। ठीक है, देखो एक ग्राफ का सहायता से इसको हम लोग दिखाते हैं। अभी 0 हो गया, x हो गया, y। चलो यहां दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं हम लोग वस्तु की कीमत, यहां दिखाते हैं हम लोग वस्तु की कीमत, और यहां दिखाते हैं वस्तु की पूर्ति। चलो यहां दिखाते हैं वस्तु की पूर्ति। अब कुछ नहीं करेंगे, क्या था कीमत 1 2 3 4 5 है ना, सपोज यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया।
1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, ठीक। और यहाँ क्या है उसका यहाँ है उसका मेरा पूर्ति। 4 रुपया से स्टार्ट हुआ है ना, चलो 4 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया, 16 रुपया, 20 रुपया। 4 रुपया हो गया, 8 रुपया हो गया, 12 रुपया हो गया, 16 रुपया हो गया और 20। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको मैच कर देते हैं। चलो बताओ, जब वस्तु का कीमत 1 रुपया था तो पूर्ति 4 के बराबर था। ये देखो 1 और ये देखो 4, ये देखो इधर से 1 है ना, 1 है और ये 4, तो 1 और 4 लगभग आपका बीच में लगभग ये यहां आएगा। 1 और 4 हो गया, लगभग कहां होगा ये यहां, इस तरह से ये इस तरीके से ये मिलेगा, मिल गया यहां। जब वस्तु का कीमत 2 था तो ये 8 हो गया, तो 2 और 8 को मिलाएंगे, 2 और 8 को मिलाएंगे। जब वस्तु का कीमत 3 हो गया तो पूर्ति बढ़ के 12 हो गया, तो चलो 3 और 12 लगभग यहां मिल गया। इसके बाद 4 हो गया तो ये 16 हो गया, 4 और मेरा 16 हो गया। इसके बाद 5 हो गया तो कितना हो गया, 20 हो गया, 5 और 20 हो गया। अब ये जो डॉट ये जो है मतलब ये जहां पे पूर्ति वक्र मिला है, इन सारे बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए, समझ में आया। तो ये मेरा हो गया एस एस। एस एस का मतलब है ये जो लकीर है मेरा, देखो यहां 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 यहां, इन सबको आपस में मिलाएं, यही मेरा कहलाता है आपका पूर्ति वक्र। यही लकीर मेरा क्या कहलाएगा, पूर्ति वक्र कहलाएगा। देखो धनात्मक संबंध को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ जाएगा, जैसे जैसे कीमत घटेगा वैसे वैसे पूर्ति भी घटते जाएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पूर्ति तालिका, और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग पूर्ति वक्र। वस्तु की पूर्ति यहां 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 किया जा रहा है। अब दे सकते हैं नाम ABCDE, है समझ में। यही होता है हम लोगों का पूर्ति का नियम। जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा से स्क्रीनशॉट लो और अच्छा से इसको नोट डाउन करना। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पूर्ति के नियम की मान्यता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अभी आप लोगों को क्या बताएं, हम अभी आप लोगों को यह बताएं कि जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ जाएगा, और जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत घटेगा तो पूर्ति घट जाएगा। लेकिन ये नियम हमेशा या हर स्थिति में लागू नहीं होगा। अब मान लो हम आपको एक बात बोल रहे हैं कि सपोज कर लो बारिश जब होगा ना तब तुम भीगोगे, जब बारिश होगा तब तुम भीगोगे। लेकिन गुरुजी इसमें भी तो कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगा ना। बारिश में हम तभी भीगेंगे ना जब हम बारिश में जाएं, और बारिश हो रहा है हम घर के अंदर है, जैसे अभी बारिश हो रहा है और हम घर के अंदर में है, तो क्या हम भीगेंगे, नहीं भीगेंगे। अगर बारिश हो रहा है हम बारिश में निकलेंगे ही नहीं तो क्या भीगेंगे, नहीं भीगेंगे। बोल रहा है कि तुम खाना जब तुम्हारे सामने होगा ना तो तुम्हारा पेट भरेगा। नहीं गुरुजी, जब खाना खाएंगे तब ना पेट भरेगा, खाना को देख के खाना का पेट थोड़ी भरेगा। हर चीज होता है उसके पीछे कुछ कंडीशन होता है, उसी कंडीशन को बोला जाता है मान्यता। अगर ये नियम लागू होगा, ऐसा होगा तो ये नियम लागू होगा, वरना लागू नहीं होगा। तो अगर हम ये बोले कि अगर वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगा, वस्तु का कीमत घटेगा तो पूर्ति घटेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। कुछ कुछ कंडीशन होता है तभी ये नियम लागू होगा। कंडीशन क्या है, सबसे पहला, बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के आय स्तर, आय होगा, हाँ गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाजार में जितना भी विक्रेता है उन दोनों के आय के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा, उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहनी चाहिए। अब हमको इतना तो उम्मीद है कि आपको पता हो गया होगा, हम आप लोगों को कई बार पढ़ा चुके हैं आप इससे पहले के वीडियोज में। स्थानापन्न वस्तु क्या होता है, उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं, सब चीज बता चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग तकनीकी ज्ञान के स्तर में। तकनीकी ज्ञान का स्तर स्थिर रहना चाहिए, सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे, क्रेता तथा विक्रेताओं की रुचि, आदत, फैशन आदि में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तब पूर्ति का नियम लागू होगा। आया समझ में, ठीक। अब आते हैं हम लोग पूर्ति में वृद्धि के कारण, यानी कि यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि आखिरकार ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम लोगों का पूर्ति बढ़ जाता है। पूर्ति में वृद्धि का मतलब है हम लोगों का पूर्ति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी हम लोगों का पूर्ति इंक्रीज हो जाएगा। हम पहले जितना सामान का पूर्ति करते थे अब उससे ज्यादा सामान को बाजार में पूर्ति करवाएंगे। क्यों, क्या हो गया ऐसा? सबसे पहला, उत्पादन के तकनीक में वृद्धि होने पर।
हम पहले जिस तकनीक से उत्पादन करते थे, सपोज कर लो पहले मेरे पास मशीन नहीं था, उत्पादन करने के लिए हम श्रमिकों को रखते थे, तो श्रमिक लोग तो कम उत्पादन करेगा, सप्लाई कम होता था। लेकिन अब हम उत्पादन करने के लिए मशीन लगाए, अब मशीन से उत्पादन कर रहे हैं, मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसके बाद स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी होने पर, लागत में कमी होने पर, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर, अगर लागत कम होगा तो पूर्ति ज्यादा करेंगे, उत्पादन ज्यादा करेंगे। उद्योग एवं फार्मों की संख्या में वृद्धि होने पर, भविष्य में कीमत घटने की संभावना होने पर, उसके बाद उत्पादक का अधिक लाभ कमाने का उद्देश्य होने पर, और सबसे लास्ट सरकारी करों में कमी होने पर। अगर सरकारी कर को कम कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देगा तो हम पूर्ति बढ़ा देंगे। और लास्ट अनुदान में वृद्धि होने पर, अगर सरकार चीजों में अगर सब्सिडी देने लगेगा तो पूर्ति को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे अब आते हैं हम लोग पूर्ति में कमी के कारण। भाई ऐसा क्या होगा जिससे हम लोग का पूर्ति कम हो जाएगा, ऐसा क्या होगा जिससे हम लोगों का पूर्ति कम हो जाएगा? तो पूर्ति में कमी का निम्नलिखित कुछ प्रमुख कारण होता है। कौन कौन सा प्रमुख कारण होता है तो देख लो। सबसे पहला है उत्पादन तकनीकों में कमी होने पर, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर, लागत में वृद्धि होने पर, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कमी होने पर, उद्योग एवं फार्मों की संख्या में कमी होने पर, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होने पर, और सरकारी करों में वृद्धि। यानी सिंपल बात है, आपका पूर्ति में जो रीजन था वृद्धि होने का, जस्ट इसका उल्टा कर देना, इसका जो उल्टा होगा वही होगा इसका कमी का कारण। ठीक है, जैसे देखो अभी हम एक चीज समझा दे रहे हैं, क्या बोले यहाँ उत्पादन के तकनीकों में, देखो यहाँ वृद्धि होने का सबसे पहला कारण क्या था? उत्पादन के साधन, उत्पादन के तकनीकों में वृद्धि होने पर, उत्पादन का अगर तकनीक बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगा, और अगर यही तकनीक घटेगा, उत्पादन के तकनीकों में कमी होने पर, अगर उत्पादन का तकनीक क्या हो जाएगा, वृद्धि की जगह क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो उत्पत्ति वृद्धि की जगह कम हो जाएगा। इन सब का जस्ट उल्टा, एक चीज बस आपको याद रखना है, इसका जो भी उल्टा होगा वही कमी का कारण होगा। है समझ में? ठीक है, एक याद कर लेना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई। हाँ देखो, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम स्टूडेंट ना इसी टॉपिक में आकर के अटक जाता है, इस चैप्टर में समझ में नहीं आता है कि सर पूर्ति का विस्तार, पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी, सर ये है क्या? देखो समझाते हैं। सबसे पहले समझो पूर्ति का विस्तार एवं संकुचन का मतलब क्या होता है। याद रखना, पूर्ति का विस्तार को बोला जाता है एक्सटेंशन और इसको बोला जाता है संकुचन। अब ध्यान से समझना, पूर्ति में विस्तार और संकुचन कब होता है? याद रखना, जब कभी भी किसी भी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से, इसमें कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको बोला जाता है पूर्ति में विस्तार या पूर्ति में संकुचन। हम क्या बोले, जब कभी भी किसी भी वस्तु का सिर्फ कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कीमत या तो बढ़ गया या कीमत घट गया, पूर्ति में परिवर्तन होने की वजह, किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने की वजह से या तो कीमत बढ़ गया है या कीमत घट गया है, कीमत में परिवर्तन होने की वजह से उसका पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग या तो पूर्ति का विस्तार या पूर्ति का संकुचन कहेंगे। अगर कीमत में परिवर्तन होने से अगर पूर्ति बढ़ गया, कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति अगर बढ़ गया तो उसको पूर्ति का विस्तार बोलेंगे, और अगर कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति घट गया तो उसको संकुचन बोलेंगे। यानी हम क्या बोले, किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से उसके पूर्ति में परिवर्तन को पूर्ति का विस्तार या पूर्ति का संकुचन बोलेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, अगर कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत अगर कम, किसी भी वस्तु का कीमत अगर अधिक हो गया, किसी भी वस्तु का कीमत क्या हुआ, अधिक हो गया तो पूर्ति ज्यादा करेंगे। कीमत अधिक होने की वजह से उसका जो पूर्ति है वो भी अधिक हो गया, कीमत अधिक होने से पूर्ति अधिक हो गया, तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे पूर्ति का विस्तार हो गया। पूर्ति संकुचन का मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा, अगर कीमत में कमी होने से उसका पूर्ति में भी क्या हो गया, कमी हो गया, पूर्ति में भी कमी कर दिए, तो इसे हम लोग बोलेंगे पूर्ति का संकुचन। है समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही चीज इसमें लिखे हैं, पूर्ति का विस्तार या संकुचन मतलब क्या, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें का मतलब क्या, कीमत को छोड़ के बाकी सब चीज स्टेबल है, कीमत को छोड़ के
उपभोक्ता का आय हो गया, उत्पादक का व्यवहार हो गया, तकनीकी स्तर हो गया, उत्पादन के साधन हो गया, बाजार में फार्मों की संख्या हो गया, ये सब स्थिर है, सिर्फ किसको छोड़ के? कीमत को छोड़ के। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की केवल कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में परिवर्तन होता है, तब इसे ही पूर्ति का विस्तार या पूर्ति का संकुचन कहते हैं। आया समझ में? अब पूर्ति का विस्तार का मतलब हम क्या बताएं? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या बताएं? कि जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ेगा, कीमत बढ़ने की वजह से उसका पूर्ति बढ़ गया, तो ये पूर्ति का विस्तार है, और अगर कीमत घटने से पूर्ति घट गया तो ये पूर्ति का संकुचन है। देखो वही चीज लिखे विस्तार में, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है, तो बढ़ी हुई पूर्ति को ही पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं। ये मान के चलो कि अगर जब पेन की बिक्री, पेन की कीमत 1 रुपया थी, मान लो एक पेन था, जब उसका कीमत 1 रुपया था तो हम कितना पूर्ति करते थे? 10 पेन के बराबर। यानी जब कीमत 1 रुपया था तो हम 10 पेन बाजार में बेचते थे। यदि कीमत बढ़कर 5 रुपया हो जाए, अब अगर कीमत बढ़ के मेरा 5 रुपया हो गया, अब कीमत बढ़ा है तो पूर्ति तो बढ़ेगा, कीमत बढ़ने से मेरा पूर्ति बढ़ के कितना हो गया? 50 पेन हो गया। देखो कीमत बढ़ा तो कीमत बढ़ने की वजह से मेरा पूर्ति भी बढ़ गया। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। ठीक है, इसी चीज को देखो यहाँ टेबल से समझा रहे हैं। जब कीमत 1 रुपया था तो पूर्ति 10 के बराबर था, जब कीमत 5 रुपया हो गया तो पूर्ति बढ़ के 50 हो गया। तो ये जो पूर्ति मेरा बढ़ा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति में वृद्धि, अर्थात इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ति में विस्तार। पूर्ति में विस्तार। क्लियर है? ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप ग्राफ से दिखाना चाहो तो देखो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। आपको ये ग्राफ दिक्कत लगेगा समझने में, आए मैया क्या बना दिए सर ग्राफ में। देखो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, इसको समझा रहे हैं ये ग्राफ बना कैसे, एकदम इजी ग्राफ है, समझना। इस तरह से लकीर खींच दिए हैं, ये 0 है, ये x है, ये y है, यहां रखे हैं पूर्ति की मात्रा। पूर्ति की मात्रा वो जो था ना भाई मेरा, सॉरी यहां रखे हम लोग, सॉरी यहां रखे हम लोग, गलती है, ये गलती लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे हम लोग, ये लिखा हुआ है पूर्ति की मात्रा, और ये है हम लोगों का, ये है पूर्ति की मात्रा, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ये है हम लोगों का कीमत, यह है क्या? कीमत, और ये है हम लोगों का पूर्ति का मात्रा। ठीक है, अब देखो जब कीमत 1 रुपया था, 1 रुपया था तो पूर्ति 10 के बराबर था, तो 1 और 10 देखो यहां मिल गया एक गो, इसके बाद इस तरीके से मिला दिए। जब कीमत 5 रुपया हो गया तो पूर्ति बढ़ के 50 हो गया, तो देखो ये 5 रुपया कीमत, पूर्ति 50, 5 और 50 को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे मिला दिए। अब ये 2 लकीर था तो इन दोनों लकीर को हम लोग यहाँ से क्या किए? इन दोनों लकीर को यहाँ से मिला दिए, और इस लकीर का 1 मिनट जी रुको, इन दोनों लकीर को आपस में क्या किए? मिला दिए, हो गया। और ये जो दोनों लकीर को आपस में हम लोग मिलाएं, देखो यहां से लेकर के यहां तक ये जो बड़ा है, यहां से लेकर के यहां तक ये जो बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया ना, यहां से लेके यहां तक ये एरिया बढ़ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ति का विस्तार या पूर्ति में विस्तार। इसी को क्या बोलेंगे? पूर्ति में विस्तार, इसी एरिया को जो बढ़ गया, और यही एरिया अगर घट के नीचे आ जाता तो इसी को हम लोग बोलते पूर्ति का संकुचन। आया मेरा बात समझ में अब? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्ति का संकुचन क्या है? बता चुके हैं पूर्ति का संकुचन क्या होता है। जब किसी वस्तु के कीमत में कमी होने से पूर्ति में कमी हो गया, पूर्ति में संकुचन हुआ। जैसे पहले पेन का कीमत, उसी का उल्टा कर दिए, पहले पेन का कीमत 5 रुपया था तो पूर्ति 50 पेन का था, कीमत घट के 1 रुपया हो गया तो पूर्ति घटा के 10 कर दिए, उसी का पूर्ति में जो विस्तार था ना उसी का उल्टा कर दिए तो संकुचन हो गया। देखो सेम वही चीज को समझाएं यहाँ पे। जब कीमत कितना था? 5 रुपया, तो पूर्ति 50 था। जब कीमत 1 रुपया हो गया तो पूर्ति कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कीमत में कमी के कारण पूर्ति में कमी, यानी इसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ति का संकुचन। क्या बोलेंगे? पूर्ति का संकुचन। ठीक है, चलो आगे। अब देखो सेम वही ड्राइंग है, क्या है? सेम वही ड्राइंग। देखो जब कीमत 5 रुपया था तो पूर्ति 50 के बराबर था, तो ये हो गया हम लोगों का 5 और ये हो गया हम लोगों का 50 हो गया, यहां मिला दिए। जब कीमत घट के 1 रुपया हो गया तो पूर्ति 10 हो गया, तो ये 1 और 10 यहां और यहां, इसको एक वक्र से मिला दिए हम लोग। क्या किए? एक वक्र से हम लोग इसको मिला दिए।
एक वक्र से मिला दिए और इसको एस एस नाम दे दिए। अब यहां पहले पूर्ति था, अब यहां हो गया, तो ये जो पूर्ति मेरा घटा है, ये जो पूर्ति मेरा घटा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ति का संकुचन। आया समझ में? ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरा टॉपिक पे। अब आते हैं हम लोग पूर्ति का खिसकाव, यानी कि पूर्ति का खिसकाव का मतलब होता है पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। अब इसको समझना, पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन वो कीमत के कारण हुआ था। वस्तु का कीमत को छोड़ के, वस्तु का कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी चीजों में परिवर्तन हो जाए, मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत उतना है, कीमत को छोड़ के किसी वस्तु के पूर्ति को प्रभावित करने वाला जो बाकी घटक है, उन घटकों में परिवर्तन होने की वजह से पूर्ति में परिवर्तन हो गया। भाई साहब सुन लो, कीमत में परिवर्तन होने की वजह से अगर परिवर्तन होगा पूर्ति, तो वो कहलाता है पूर्ति का विस्तार या पूर्ति का संकुचन। अबरी बार कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत उतना ही है, बस कीमत स्थिर है, लेकिन कीमत के अलावे जो पूर्ति को प्रभावित करने वाला बाकी घटक है, उन घटकों में परिवर्तन हो रहा है। उन घटकों में परिवर्तन होने की वजह से पूर्ति में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ति का खिसकाव, यानी पूर्ति खिसक गया। खिसक जाने का मतलब है या तो पूर्ति बाएं ओर चला जाएगा या पूर्ति दाएं ओर चला जाएगा। खिसकने का मतलब, ए भाई यहां बैठे हैं थोड़ा खिसको ना, खिसकने का मतलब है या तो हम दाएं ओर चले जाएंगे या तो हम बाएं ओर चले जाएंगे, यही होता है खिसकने का मतलब। ठीक है, अब इसमें खिसकने का मतलब है या तो वो खिसक करके बढ़ जाएगा यानी वृद्धि हो जाएगा, या खिसक करके पीछे आ जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, कमी। पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी का मतलब है कि कीमत स्थिर है, कीमत को छोड़ के बाकी चीजों में परिवर्तन होने की वजह से पूर्ति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत में कीमत के अतिरिक्त दूसरे तत्व जैसे आय, फैशन आदि में परिवर्तन होने के कारण उसकी पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे ही पूर्ति में वृद्धि या कमी कहते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला मेरा क्या होगा, सबसे पहला होगा पूर्ति में वृद्धि। अब देखो पूर्ति में वृद्धि क्या होगा, पूर्ति में वृद्धि का मतलब है वस्तु की कीमत समान रहने पर, वस्तु की कीमत समान है, वस्तु की कीमत समान रहने पर यदि वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, तो कीमत है मेरा, वो कीमत क्या है, स्थिर है, कीमत स्थिर है, लेकिन मेरा किसमें परिवर्तन हो गया, मेरा पूर्ति में वृद्धि हो गया। कीमत स्थिर है, पूर्ति में वृद्धि हो गया। या कीमत कम होने पर पूर्ति समान होगा, अगर कीमत कम भी हो गया तो भी पूर्ति समान है, यानी अल्टीमेटली कीमत कम है, तो उस स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि पूर्ति में क्या हुआ है, वृद्धि। अब पूर्ति में वृद्धि को आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक आप समझ सकते हो समान कीमत अधिक पूर्ति, जब वस्तु की कीमत क्या है, समान है और पूर्ति अधिक है। वस्तु की कीमत क्या है, समान है और पूर्ति क्या है, अधिक है। वही बोल रहा है, माना जब पेन का कीमत 3 रुपया था तो पेन की पूर्ति 3 थी, जब पेन का कीमत 3 था तो पूर्ति भी 3 था। यदि पेन की कीमत 3 ही रहे, अगर पेन का कीमत 3 रुपया है लेकिन पूर्ति बढ़कर 4 हो जाए, देखो कीमत स्थिर है लेकिन पूर्ति बढ़ गया, तो यही कहलाता है मेरा पूर्ति में वृद्धि। यही क्या कहलाएगा, मेरा पूर्ति में वृद्धि। आया समझ में? दूसरा कंडीशन हो सकता है कम कीमत पर समान पूर्ति। जैसे मान लो जब पेन का कीमत 3 रुपया था तो पूर्ति 3 था, जब पेन का कीमत 3 था तो पूर्ति 3 था। यदि पेन की कीमत कम होकर 2 रुपया हो जाती है तो पूर्ति में कोई कमी नहीं आती है, पूर्ति उतना ही है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे पूर्ति में क्या हो गया, वृद्धि। वृद्धि कैसे हुआ, कीमत देखो 2 हो गया तो पूर्ति अभी भी बढ़ा हुआ है, तो ये होता है पूर्ति में वृद्धि कीमत में। ठीक है, चलो अब इसी चीज को देखो, उसी चीज को हम यहाँ पे समझा दिए हैं। 2 तरीके का होगा पूर्ति में, इसको हटाना, हाँ 2 तरीके का होगा आपका, समान कीमत रहेगा 3 रुपया लेकिन अधिक पूर्ति हो गया, और दूसरा होगा कम कीमत होगा और पूर्ति भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे हम ड्राइंग का सहायता से दिखा दिए हैं। सेम ऊपर जो टेबल है, देखो ये जो टेबल है, ये टेबल, ठीक है, ऊपर वाला ये टेबल को देखो इस लाइन में दिखाया गया है, इस लाइन में, पहला लाइन में देखो यहाँ पे दिखाया है, और दूसरा वाला को दूसरा लाइन में, और ये नीचे साइड गिर गया, नीचे साइड गिर गया है मतलब बाएं से दाएं की ओर खिसक गया, बाएं से दाएं की ओर खिसक गया। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा होता है पूर्ति में कमी। भाई पूर्ति में कमी का मतलब है कि आपका वस्तु का जो कीमत है वो कीमत स्थिर है, कीमत स्थिर है लेकिन फिर भी पूर्ति को कम कर दिया गया है, कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, दूसरे चीजों में परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से पूर्ति कम हो गया, तो यह कहलाता है पूर्ति में कमी।
वस्तु की कीमत समान होने पर यदि किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है अथवा कीमत बढ़ने पर पूर्ति समान रहती है तो इसे ही पूर्ति की कमी कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, जैसे पूर्ति में वृद्धि दो प्रकार का था वैसे ही पूर्ति में कमी भी कितना होगा, दो प्रकार का होगा। पहला समान कीमत कम पूर्ति और दूसरा अधिक कीमत समान पूर्ति। माना जब पेन की कीमत 3 रुपया थी तो 3 पेनों की पूर्ति होती थी। पेन का कीमत 3 है, 3 पेन का पूर्ति हुआ। यदि कीमत 3 ही रहे, यदि कीमत 3 ही है परंतु फिर भी पूर्ति कम होकर के 2 हो जाए तो देखो पूर्ति घटा कि नहीं घटा, घटा। इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ति में कमी। इसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ति में कमी, ठीक है। और अधिक कीमत समान पूर्ति का मतलब जब पेन की कीमत 3 रुपया थी तो पूर्ति 3 के बराबर थी। यदि कीमत बढ़कर 4 रुपया हो जाए तो पूर्ति पहले की जितनी अर्थात 3 ही रहे। देखो कीमत बढ़ गया, कीमत बढ़ गया तो भाई पूर्ति बढ़ाना चाहिए लेकिन हुआ उल्टा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ति में क्या हो गया, कमी हो गया। इसी चीज को हम लोग बोलेंगे पूर्ति में कमी हो गया। है समझ में गुरुजी? हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसी को देखो यहाँ पे, पहले इसी को देखो, सेम उसी चीज में समझाएं। यहाँ भी दो कंडीशन पे होगा, ये भी दो कंडीशन पे। पूर्ति में कमी, समान कीमत होने पे कम पूर्ति करेंगे, अधिक कीमत होने पे समान पूर्ति करेंगे, ठीक है। इसी चीज को देखो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग के थ्रू यहाँ पे समझे हैं। है देखो सेम वही ड्राइंग है। देखो इसमें पूर्ति दाएं से बाएं की ओर खिसक गया, बाएं से दाएं की ओर खिसक गया, ठीक है। चलो अब इन दोनों में डिफरेंस हो जाए। अब आपके मन में सवाल आएगा, एक बार ना एक समरी के थ्रू समझा दे रहे, पता नहीं समझे या नहीं समझे। देखो हम क्या बोल रहे हैं, जब कभी भी किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ और कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी पूर्ति में परिवर्तन हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं या तो पूर्ति में विस्तार हुआ है या तो फिर बोलेंगे पूर्ति में क्या हुआ है, पूर्ति का संकुचन हुआ है। क्या हुआ है, संकुचन। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कीमत कम हो गया, मेरा कीमत कम हुआ, कीमत कम होने की वजह से अगर मेरा कीमत बढ़ गया, अगर कीमत बढ़ गया, कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ गया तो बोलेंगे पूर्ति का विस्तार। कीमत घटने से पूर्ति घट गया तो बोलेंगे पूर्ति का संकुचन। और दूसरा कंडीशन होता है कीमत को छोड़ के, कीमत स्थिर रहे, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसको छोड़ के बाकी चीजों में परिवर्तन हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ति में खिसकाव। अब या तो पूर्ति में खिसकाव होके या तो पूर्ति में वृद्धि हो गया होगा या पूर्ति में क्या हो गया होगा, कमी हो गया होगा। पूर्ति में वृद्धि कब होगा, पूर्ति में वृद्धि आपका तब होगा जब कीमत उतना ही है, कीमत उतना ही है, कीमत उतना ही है, बस आपका पूर्ति बढ़ गया। और जस्ट उल्टा कमी कब होगा, कीमत उतना ही है लेकिन पूर्ति कम हो गया। है समझ में? ठीक। तो अब इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, अंतर, यानी कि अंतर किसमें किसमें करेंगे, पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि में अंतर। फिर दूसरा करेंगे पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी में अंतर, ठीक है। चलो सबसे पहले पूर्ति विस्तार एवं पूर्ति वृद्धि में प्रमुख अंतरों को बताइए, एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी वस्तु की पूर्ति और वृद्धि में देखो क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। हाँ भाई सबसे पहला तो भाई वही है अर्थ, सबसे पहले तो लिखे हैं, अच्छा से लिखना, ठीक है। इजी शब्दों में बताए हैं, नीचे ग्राफ से भी इसको समझा दिए हैं। पूर्ति में विस्तार कब होगा, किसी भी वस्तु की पूर्ति में विस्तार का मतलब है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी पूर्ति में वृद्धि हुई। और पूर्ति में वृद्धि का मतलब होता है कि कीमत स्थिर है फिर भी पूर्ति को बढ़ा दिया गया तो यह पूर्ति में वृद्धि है। कारण क्या है, तो पूर्ति में विस्तार का कारण है कीमत में परिवर्तन होना। किसमें परिवर्तन होना, कीमत में, कीमत में वृद्धि होने की वजह से पूर्ति में विस्तार होगा। और पूर्ति में वृद्धि कीमत को छोड़ के अन्य घटकों में परिवर्तन होगा। और इसमें पूर्ति में विस्तार में पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जबकि पूर्ति वृद्धि में जो आपका पूर्ति वक्र है वो अपनी दाईं ओर खिसक जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग देखो यहाँ पे ऊपर जो हम ड्राइंग समझाए थे, इन दोनों का ड्राइंग को देखो हम यहीं पे समझा दिए हैं, वही ड्राइंग है जो ऊपर हम दोनों का दिए थे, ठीक है। हो गया। चलो अब पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी में अंतर। तो भाई देखो पूर्ति में विस्तार, संकुचन और पूर्ति में कमी में अंतर तो हम समझा दिए हैं। सेम वही चीज लिखे, पूर्ति में संकुचन का मतलब है कि जब कीमत घटा तो पूर्ति घट गया, जब कीमत में कमी आई तो पूर्ति में भी कमी आ गई। और पूर्ति में कमी का मतलब होता है कि कीमत तो स्थिर है लेकिन पूर्ति जो है वो
कीमत स्थिर है लेकिन पूर्ति कम हो गया। कारण क्या है? तो इसका पूर्ति में संकुचन का कारण है कीमत में कम हो जाना, वस्तु की कीमत कम हो जाना, ठीक। और पूर्ति में कमी का मतलब है कीमत स्थिर है, पूर्ति की मात्रा में कम हो जाना या अन्य घटकों में परिवर्तन होना। पूर्ति वक्र यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है, नीचे की ओर, और यहाँ बाएं बाएं ओर खिसक जाता है। देखो उन दोनों का जो ड्राइंग बनाए थे, यही ड्राइंग यहाँ पे हम आप लोगों को बता दिए हैं। आया समझ में? बस इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन कर लो। इतना कर लेने के बाद इस चैप्टर में आपका 100% चीजें कवर हो गया है। और भी कुछ कुछ चीज बुक में है पढ़ने के लिए, लेकिन वो चीज आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मत पढ़ो यार, उसको कोई जरूरत नहीं है। हम जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लो। 100% इसी के बीच में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा। या तो पूर्ति का नियम पूछेगा, या पूर्ति में वृद्धि के कारण, पूर्ति में कमी का कारण, या पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन में अंतर, या पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि में अंतर, पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में कमी में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% हम लिख के दे रहे हैं आपको। बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, पूर्ति से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपको एग्जाम में दिखेगा। और जो चीज हम आप लोगों को पढ़ाएं वही चीज पूछेगा। 110% लिख के ले लो आप हमसे, ठीक है। 110% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसको अच्छे तरीके से कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जो भी दिक्कत और परेशानी है वीडियो का कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप हमको जरूर पूछना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है, या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर आपका क्लास 12 में माइक्रो और मैक्रो यानी बीएसटी और समष्टि अर्थशास्त्र है, वन शॉट वीडियो हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो जरूर आप भी पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि हर स्टूडेंट घर बैठे बैठे इकोनॉमिक्स का तैयारी अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।